नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आत्मनिर्भर भारत में आपको हम बताएंगे किस तरीके से कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए जो उपाय हैं, क्या हमें करना होगा, सरकार द्वारा क्या कुछ सावधानी बरतने की बात कही जा रही है, कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में क्या है खास, आइए देखते हैं। रेमडेसिविर की उपलब्धता, उत्पादन और आपूर्ति पर लगातार नजर। उत्पादन क्षमता 38 लाख शीशियां प्रति माह से बढ़कर लगभग 119 लाख शीशियां प्रति माह। प्रधानमंत्री ने कोविड के हालात पर चर्चा करने के लिए देश भर के डॉक्टरों के समूह के साथ बातचीत की। चक्रवात ताउते की वजह से जो परिस्थितियां बनी हुई है, उनको देखते हुए भारतीय नौसेना पश्चिमी तट पर कई खोज और बचाव मिशनों में संलग्न। भारतीय रेलवे ने चक्रवात ताउते से सामना करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। पिछले वर्ष के मुकाबले इसी अवधि में गेहूं की खरीद 30 से 35% से अधिक की हो चुकी है। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने देश भर के डॉक्टरों के समूह के साथ खास बातचीत की और फिलहाल जो कोविड की वजह से परिस्थितियां बनी हुई हैं, उस पर चर्चा की गई। कोरोना के हालात पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों के जो अनुकरणीय योगदान रहा है, एक संघर्ष जो उनका रहा है पूरे चिकित्सीय क्षेत्र में, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स का धन्यवाद भी किया। क्या कुछ खास रहा है इस दौरान, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड से जुड़ी स्थितियों पर चर्चा करने के लिए देश भर के डॉक्टरों के एक समूह के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने दूसरी लहर की असाधारण परिस्थितियों के खिलाफ अनुकरणीय संघर्ष करने के लिए चिकित्सा वर्ग को धन्यवाद दिया। अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के साथ टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू करने की रणनीति ने दूसरी लहर में भरपूर लाभ दिया है। प्रधानमंत्री ने चिकित्सा वर्ग और पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड की दूसरी लहर की असाधारण परिस्थितियों के खिलाफ दिखाए गए अनुकरणीय संघर्ष के लिए धन्यवाद दिया और आगे कहा कि पूरा देश उनका ऋणी है। प्रधानमंत्री ने कहा, मरीजों का घर पर होने वाला उपचार निश्चित तौर पर SOP आधारित होना चाहिए। देश की सभी तहसीलों और जिलों में टेलीमेडिसिन सेवा का विस्तार होना जरूरी है। शारीरिक देखभाल के साथ साथ मानसिक देखभाल भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा, चाहे परीक्षण हो, दवाओं की आपूर्ति करना हो या रिकॉर्ड समय में नए बुनियादी ढांचे की स्थापना हो, ये सब कुछ तेज गति से किया जा रहा है। ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति में आने वाली कई चुनौतियों को दूर किया जा रहा है। देश की ओर से मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों जैसे कोविड उपचार में MBBS छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करना स्वास्थ्य प्रणाली को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि टीकाकरण कार्यक्रम को अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के साथ शुरू करने की रणनीति ने दूसरी लहर में काफी लाभ दिया है। देश में लगभग 90% स्वास्थ्य पेशेवरों को पहले ही टीके की पहली खुराक लग चुकी है। टीकों ने अधिकांश डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से ऑक्सीजन ऑडिट को अपने दैनिक प्रयासों में शामिल करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन ने बड़ी भूमिका निभाई है और इस सेवा का ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार करने की जरूरत है। उन्होंने उन डॉक्टरों की सराहना की जो टीम बना रहे हैं और गांवों में टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने सभी राज्यों के डॉक्टरों से ऐसी टीम बनाने, MBBS के अंतिम वर्ष के छात्रों और MBBS इंटर्न को प्रशिक्षित करने और देश की सभी तहसीलों व जिलों में टेलीमेडिसिन सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने म्यूकॉर्मिकोसिस की चुनौती पर भी चर्चा की और कहा कि डॉक्टरों को सक्रिय कदम उठाने और इस बारे में जागरूकता लाने के अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत हो सकती है। शारीरिक देखभाल के महत्व के साथ मनोवैज्ञानिक देखभाल के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वायरस के खिलाफ लगातार चल रही इस लंबी लड़ाई को लड़ना चिकित्सा वर्ग के लिए निश्चित तौर पर चुनौती भरा है, लेकिन इस लड़ाई में उनके साथ नागरिकों की आस्था की शक्ति है। डॉक्टरों ने अपने अनुभव, काम करने के सर्वोत्तम तरीकों और नए नए प्रयासों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में गैर कोविड मरीजों की उचित देखभाल करने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य, स्वास्थ्य सचिव, औषधि सचिव और पीएमओ, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, रेमडेसिविर की उत्पादन और इसके साथ साथ उपलब्धता, साथ ही इसकी आपूर्ति में लगातार इजाफा किया जा रहा है। अगर बात की जाए हाल ही की, तो करीब 119 लाख शीशियां प्रति माह का उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आयुष विभाग द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है, जिससे कोरोना के खिलाफ इस जंग को हम जल्द ही जीत सकें। रेमडेसिविर एक पेटेंट दवा है जो भारत में 7 भारतीय दवा कंपनियों को पेटेंट धारक गिलियड लाइफ साइंसेज अमेरिका द्वारा दिए गए स्वैच्छिक लाइसेंस के तहत बनाई जाती है। घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए रेमडेसिविर के सभी 7 घरेलू लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को उत्पादन में तेजी लाने के लिए कहा गया था। केंद्र सरकार और निर्माण कंपनियों के संयुक्त प्रयासों से लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं की उत्पादन क्षमता 38 लाख शीशियां प्रति माह से अभूतपूर्व रूप से बढ़कर लगभग 119 लाख शीशियां प्रति माह हो गई। 38 अतिरिक्त विनिर्माण स्थलों को तेजी से मंजूरी दिए जाने के साथ देश में रेमडेसिविर के स्वीकृत विनिर्माण स्थलों की संख्या 22 से बढ़कर 60 हो गई है। विदेश मंत्रालय की मदद से रेमडेसिविर के निर्माताओं को विदेशों से आवश्यक कच्चे माल और उपकरणों की आपूर्ति प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है। रेमडेसिविर के निर्यात पर 11 अप्रैल 2021 से रोक लगा दी गई है। 20 अप्रैल 2021 से रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर एपीआई और रेमडेसिविर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। देश में अचानक बढ़ी मांग को देखते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों में रेमडेसिविर का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार अप्रैल के तीसरे सप्ताह से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसका आवंटन कर रही है। 21 अप्रैल 2021 को उच्च मांग वाले 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 अप्रैल तक की अवधि की खातिर 11 लाख शीशियों का अंतरिम आवंटन किया गया था। 24 अप्रैल को यह आवंटन बढ़ाकर 16 लाख शीशी कर दिया गया, क्योंकि अधिक आपूर्ति उपलब्ध हो गई और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को शीशियों का आवंटन कर दिया गया। 16 मई को जारी नवीनतम आवंटन के साथ बाद में जारी किए गए आवंटन की एक श्रृंखला में 23 मई 2021 तक की अवधि के लिए राज्यों के बीच कुल 76 लाख शीशियों का आवंटन किया गया है। सभी 7 भारतीय विनिर्माता सरकारी खरीद आदेशों और राज्यों में अपने निजी वितरण चैनलों के माध्यम से आवंटन के अनुसार राज्यों को आपूर्ति कर रहे हैं। 21 अप्रैल से 15 मई 2021 की अवधि के दौरान दवा कंपनियों द्वारा देश भर में रेमडेसिविर की कुल 54,15,000 शीशियों की आपूर्ति की गई है। कार्यक्रम में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। चक्रवात ताउते की वजह से लगातार जो मुश्किलें हैं वो सबके सामने हैं और उन्हीं मुश्किलों को कम करने के लिए भारतीय नौसेना भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आपको बता दें, देश के पश्चिमी तटों पर कई खोज और जो दूसरे मिशन हैं उसमें भारतीय नौसेना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अरब सागर में चक्रवात की वजह से डावाडोल हुए भारतीय टगबोट कोरोमंडल सपोर्टर IX के फंसे हुए दल को बचाने के लिए एक भारतीय जहाज द्वारा सहायता मांगने पर त्वरित कार्रवाई हुई।
17 मई की सुबह एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर भेजा गया। ये टग बोट कर्नाटक में मैंगलोर के उत्तर पश्चिम में फंसा हुआ था। चक्रवात ताउते के कारण उथल पुथल हुए समुद्र में फंसे इस पोत के मशीनरी वाले हिस्सों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से ये संचालन के लिए अक्षम और बिना विद्युत आपूर्ति के हो गया था। इतना ही नहीं, इसका चालक दल भी सहायता रहित हो गया था। नौकाओं द्वारा बचाव के असफल प्रयासों के बाद मदद मांगे जाने पर 17 मई 2021 की सुबह भारतीय नौसेना की सहायता उपलब्ध कराई गई। चालक दल के 4 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बॉम्बे हाई एरिया में हीरा ऑयल फील्ड से दूर फंसे 273 कर्मियों के साथ एक बजरे P-305 की सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर INS कोच्चि को स्थिति का आकलन करने तथा आवश्यकता अनुसार मदद करने के लिए तेजी से भेजा गया। INS तलवार को भी रवाना होने के लिए तैयार किया गया। मुंबई से लगभग 8 समुद्री मील पर 137 लोगों के साथ बजरे GAL कंस्ट्रक्टर से सहायता के लिए प्राप्त एक अन्य SOS पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप INS कोलकाता को भी मदद पहुंचाने के लिए रवाना किया गया है। चक्रवात ताउते से निपटने की तैयारियों को जारी रखते हुए भारतीय नौसेना के 11 गोताखोर दल तैयार रखे गए हैं, ताकि तूफान प्रभावित राज्यों से अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में इनकी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। त्वरित कार्रवाई और सहायता कार्यों के लिए 12 बाढ़ राहत दलों एवं चिकित्सा दलों को तैनात किया गया है। कुछ पोत पश्चिमी समुद्र तट पर खराब मौसम के कारण फंसी मछली पकड़ने वाली नौकाओं व छोटी नौकाओं की मदद के लिए तैयार है। नौसेना के समुद्री टोही विमान भी मछुआरों को चक्रवात की लगातार जानकारी और चेतावनी देने के लिए तैनात है, जैसे कि पहले जानकारी दी गई थी। केरल के कोच्चि में भी नौसेना टीमों द्वारा राहत अभियान चलाया गया था। बाढ़ के कारण फंसे स्थानीय लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए दक्षिणी नौसेना कमान ने त्वरित कार्रवाई दलों के साथ 3 डाइविंग टीमों को चेलन्नम में तैनात किया गया। इन टीमों ने राहत शिविरों में भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सामान पहुंचाया, जो भारी जल भराव के कारण वाहनों के लिए दुर्गम कार्य था। फंसे हुए लोगों को जेमिनी रबर क्राफ्ट द्वारा उनके घरों से एर्नाकुलम और चेलन्नम में ऊंचाई वाले स्थानों पर बने राहत शिविरों में ले जाया गया। नौसेना की टीम ने कोटिना हॉस्पिटल चेलन्नम को भी पानी और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया, जो जल जमाव के कारण पहुंचा पाना पूरी तरह से दुर्गम कार्य था। आप बता दें, न सिर्फ भारतीय नौसेना बल्कि भारतीय रेलवे ने भी चक्रवात ताउते की वजह से जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर अलग अलग कदम उठाए हैं। वो प्रभावित क्षेत्र जहां पर इस तूफान का असर देखा गया, वहां पर जो रेलवे के पुल हैं, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं जो इंजीनियर विंग है वो वहाँ का लगातार निरीक्षण करने की कोशिश कर रही है। देखा जा रहा है कहीं भी किस तरह की कोई असुविधा ना हो, जिससे कोई भी अप्रिय दुर्घटना से हम बच सकें। इंजीनियरिंग विंग द्वारा सभी संवेदनशील क्षेत्रों और महत्वपूर्ण पुलों की लगातार निगरानी की जा रही है। त्वरित प्रक्रिया के लिए राहत सामग्री को सुविधाजनक स्थानों पर रखा गया है। सुरक्षा कारणों से जहां भी अस्थायी निलंबन होता है, वहां किसी भी रेलवे परिचालनों में न्यूनतम समय का व्यवधान और जल्द से जल्द फिर से शुरू करने के प्रयास जारी है। रेलवे ताउते चक्रवात का सामना करने के लिए सभी उपाय कर रहा है। जोनल और डिविजनल कंट्रोल स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, कोंकण रेलवे, केंद्रीय रेलवे और पश्चिमी रेलवे के सभी रेलवे स्टेशनों के साथ लगातार संपर्क में है। किसी भी आकस्मिकता की निगरानी और योजना बनाने के लिए डिवीजन और जोन राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में है। दुर्घटना राहत ट्रेनों, चिकित्सा राहत वाहनों और टावर वैगन जैसी रेलवे की सभी आपातकालीन प्रतिक्रिया को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पत्थर की धूल और बोल्डर आदि के भंडारों को किसी भी प्रकार की दरारों से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। संवेदनशील भागों की उस तरह विशेष सघन गश्ती की जा रही है जिस तरह मॉनसून के मौसम में की जाती है। संवेदनशील भागों में हवा की गति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और निर्देशों के अनुसार ट्रेनों की आवाजाही पर गति प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मौसम की बदलती स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ लंबी दूरी और कम दूरी की यात्री ट्रेनों का अस्थायी रद्दीकरण या पूर्व समाप्ति की जा रही है।
गोवा बंदरगाह, VSG और अन्य स्टेशनों की सेवा करने वाली रेलवे लाइनों को उचित घोषणाओं के साथ संचालित किया जा रहा है। अगर चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है तो अधिकांश ट्रेनें रोक दी जाएंगी। हालांकि अभी काफी कम ट्रेनें चल रही है। बंदरगाहों पर रेलवे रैकों के लिए लोडिंग और अनलोडिंग को चक्रवात की तीव्रता के अनुरूप ठीक और समायोजित किया जा रहा है और सभी संबंधितों को परिचालन समायोजित करने के साथ ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मानव जीवन और संपत्ति का नुकसान ना हो। सभी संवेदनशील भागों और महत्वपूर्ण पुलों की लगातार इंजीनियरिंग शाखा द्वारा निगरानी की जा रही है और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए राहत सामग्री को सुविधाजनक स्थानों पर रखा गया है। रेलवे राज्य के मौसम विभागों के साथ नियमित संपर्क में है और उसके अनुसार कार्रवाई कर रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। और आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना के फैलाव को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों की क्या सलाह है हमारे किसानों को। आइए देखते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी। जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। आपको बता दें, पिछले वर्ष के मुकाबले गेहूं की खरीद इसी अवधि में करीब 30 से 35% अधिक हो चुकी है। आइए लेते हैं और जानकारी इस खास रिपोर्ट में। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। पिछले सीजन में 282,69,000 मीट्रिक टन की गई खरीद की तुलना में इस सीजन में अब तक यानी 14 मई 2021 तक 366,61,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।
चालू रबी विपणन सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 72,406 करोड़ 11 लाख रुपए की खरीद से लगभग 37,15,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। 14 मई 2021 तक कुल 742,41,000 मीट्रिक टन में खरीफ फसल 705,52,000 मीट्रिक टन और रबी फसल 36,89,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद के साथ खरीफ के चालू सीजन 2020-21 में खरीद करने वाले राज्यों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। पिछले साल इसी अवधि में 687,24,000 मीट्रिक टन की खरीद की गई थी। चालू खरीफ विपणन सीजन के खरीद अभियान के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,40,165 करोड़ 72 लाख रुपए की खरीद से लगभग 1 करोड़ 11 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पीएम किसान योजना की 8वीं किश्त जारी की। आपको बता दें, वित्तीय लाभ प्रदान करते हुए छोटे और मझोले किसानों के लिए लगातार सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि मंत्रालय द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हमारे देश के छोटे और सीमांत किसानों को काफ़ी फायदा मिल रहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। जो किसान पात्र है वो इसके दायरे में अब आ जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं लगना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विभाग इस दिशा में पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहा है। आधार लिंकिंग का भी काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में सभी पात्र हितग्राही इसमें जुड़ जाएंगे और 100% सैचुरेशन की जो आपकी कल्पना है उस कल्पना को हम लोग मूर्त रूप देने में सफल होंगे। कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाओं का संचालन हो रहा है, उसका परिणाम भी परिलक्षित आज देश के सामने हो रहा है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि की जो यह योजना है, यह किसान के जीवन में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो रही है। आपको बता दें, किसानों को वित्तीय लाभ प्रदान करते हुए पीएम किसान योजना की जो 8वीं किश्त जारी की गई, इस बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की इस योजना के सीईओ ने दूरदर्शन किसान के साथ। इस फाइनेंशियल ईयर की जो पहली किश्त है 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की, वो 9.5 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे बटन दबाकर हस्तांतरित की है। इस किश्त में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इन किसानों के खातों में चली गई है। और इसके अलावा इस बार ये पहली बार हुआ है कि वेस्ट बंगाल के किसान भी सम्मिलित हुए हैं और 7 लाख से ज़्यादा किसानों को उनकी किश्तें उनके खातों में गई हैं। जी सर, जितना जो टारगेट रखा गया था अभी कितना और टारगेट रह गया सर? टारगेट की स्थिति नहीं थी। जो हम कोशिश कर रहे थे कि सभी देश के किसान इसमें सम्मिलित हों। केवल पश्चिमी बंगाल के किसान सम्मिलित नहीं थे, आज से वो सम्मिलित होना शुरू हुए हैं। तो अगर पश्चिमी बंगाल के सारे किसान आ जाते हैं तो हमारा जो कंप्लीट 100% सैचुरेशन का ड्राइव है देश का, वो पूरा हो जाएगा और हमारे समस्त पात्र किसान जो देश के हैं वो पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में आ जाएंगे। और सर आगे के कोई रणनीति सर की कुछ आगे कोई टेक्निकल या कुछ ऐसी है प्रोविज़न जिसको लागू करने के आवश्यकता? अब आने वाले समय में हम पीएम किसान डेटा को और स्ट्रेंथन करेंगे और हम राज्यों के साथ मिलके जो किसानों के लैंड रिकॉर्ड हैं उनको इसमें जोड़ेंगे और जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जिससे सभी पात्र किसान आएँ और अपात्र किसान अगर कोई जुड़े हैं वो सूची से निकलें, वो प्रक्रिया को और तेज़ी से करने का हमारा प्लान है। और अगले 3 महीने में हम कोशिश करेंगे कि सभी देश के पात्र किसान वेस्ट बंगाल को मिला के सभी को हम जोड़ लें और अगर कोई अपात्र है किसी कारण से उसको सूची से अलग कर दिया जाए। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सावधानी बरतिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।